हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे के क्लासेज में। तो आज हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 2024 के लिए क्लास 10th के लिए होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड, ठीक है, स्पेशल। तो हम लोग उसके लिए एक सीरीज चला रहे हैं। जैसे कि 5 सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत। इंग्लिश का कोई मान्यता नहीं है, बट इंटर में जाने पर हो जाएगा। ठीक है, तो हम मैथ के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, मैथ को लेकिन नहीं करेंगे। तो शुरू में हम केवल साइंस के फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके 6 चैप्टर यानी कि पूरी बुक फिजिक्स की जब खत्म हो जाएगी तब दूसरा बुक करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो कि है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम ये भारतीय भवन की किताब से पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में मतलब कि प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश तो वह माध्यम जिससे कि हम जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब कि आप जैसे हमको देख रहे हैं तो ये लाइट की वजह से आप देख पा रहे हैं। तो प्रकाश वह माध्यम है जिससे कि जो कि दृष्टावलोकन का काम करवाता है। ठीक है, जिसके वो अगर प्रकाश न रहे तो आप हमको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त यानी कि ल्यूमिनस। आप लोग कभी कभी जो ये होता है इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर पर देखे होंगे ल्यूमिनस कंपनी का आता है। तो ल्यूमिनस कंपनी का अर्थ होता है कि प्रदीप्त। यानी कि प्रदीप्त का अर्थ क्या है? कि जो प्रकाश को उत्सर्जित करे, जैसे कि सूर्य, ठीक है, और बल्ब आ सकता है, लालटेन आ सकता है। तो मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित करे वो क्या कहलाएंगे? प्रदीप्त पदार्थ। और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करे वो क्या कहलाएंगे? अप्रदीप्त पदार्थ। जैसे चंद्रमा क्या है? वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के बाद शो करता है। तो मतलब हम लोगों को वो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, सूर्य के परावर्तन का प्रकाश हमें दिखता है। ठीक है, तो चांदनी जो प्रकाश है चंद्रमा का, वो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के बाद मिलता है। तो वो क्या होगा? अप्रदीप्त पदार्थ। ठीक है, अब क्या है कि प्रकाश की किरणें, ठीक है, अब प्रकाश जो है वो क्या करता है कि एक लाइट से निकलता है, उसके बाद क्या होता है कि किरण यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश क्या है कि एक ऊर्जा का माध्यम है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश जो है किसी पथ पर गमन करता है। तो एक पथ पर गमन करने को हम लोग क्या कहते हैं? किरण। ठीक है, किरण कहते हैं। तो इस पर, ठीक है, इस पथ पर चलने वाले किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। तो अब किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है कि अपसारी किरण पुंज। अपसारी यानी कि एक बिंदु से निकलना और इसे क्या करना कि मतलब एक फैलते रहना। ठीक है, एक बिंदु से निकल करके और आगे की तरफ फैलना, यानी कि अपसारी का अर्थ क्या होता है? फैलाना। ठीक है, तो अपसारी किरण किसे कहते हैं? जो कि किसी बिंदु से निकलता है और से चारों तरफ फैलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण। अब अभिसारी किरण किसे कहते हैं? तो ये जो है इधर उधर फैला, ये कहीं जा करके मिलेगा ही ना। ठीक है, तो कहीं से, ठीक है, प्रकाश के आकर के एक बिंदु पर मिलना, इसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद तीसरा किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर का अर्थ क्या होता है कि ऐसे यानी कि इसमें 5 सेंटीमीटर का अगर दूरी है तो इधर भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर का दूरी रहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समझ में आ गया? फिर है पदार्थ आप लोग सब लोग जानते हैं कि पदार्थ पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी प्रकार का होता है, यानी 3 प्रकार का। पारदर्शी का अर्थ होता है कि एक ऐसा पदार्थ जिससे कि लाइट होकर के आर पार जा सके। ठीक है, या फिर हम लोग अपनी आंखों से मानो आर पार देख सके, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि अपारदर्शी, यानी कि यहाँ पर जैसे दीवार है, इसके बाहर आप लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। मतलब कि जिससे कि प्रकाश परावर्तित होकर के दूसरी ओर आ जाए। ठीक है, और वो हम लोग मतलब आर पार ना कर सके, उसे अपारदर्शी कहेंगे। पारभासी यानी कि आधा आधा। ठीक है, मतलब हल्का पार हो जाए और हल्का पार न हो। जैसे कि तेल से लगा हुआ घिसा हुआ कागज, ठीक है, तेल से घसा हुआ कागज, ठीक है, या फिर कोई हम लोग शीशा दे सकते हैं, शीशा को खरोच कर देंगे तो उससे क्या होगा कि उससे आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? पारभासी पदार्थ। ठीक है, समझ में आ गया?
और प्रकाश का परावर्तन, अब परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाशीय स्रोत से चलकर आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन या फिर किसी वस्तु के चिकनी सतह से परावर्तन, ठीक है, होने के बाद क्या करते हैं, मतलब टकराने के बाद वो उसी दिशा में जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में, यानी कि वायु माध्यम में जा रहा है तो वायु माध्यम में ही वापस आने को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी प्रकाश की किरणों को अपनी पथ से होकर के जा करके किसी सतह से टकरा करके वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। परावर्तन के 2 नियम है। पहला कि आपतित किरण, ठीक है, ये है अभिलंब, ये नॉर्मली खींचा जाता है कहीं भी, तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण ये हो जाएगा इंसिडेंस रे, ठीक है, आई, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट रे, तो ये हो जाएगा आर, और ये क्या है, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ठीक है, तो ये तीनों जो है एक ही समतल में होता है, यानी कि एक ही प्लेन जगह पर होता है। ठीक है, तो ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का कि ये तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम क्या है कि ये कोई किरण आएगा जिस कोण से आ रहा है तो वो क्या होगा, आपतित किरण, तो आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, फिर अब यहाँ से परावर्तन होगा तो ये जो है एक कोण बना करके जाएगा, मतलब इधर से आ रहा है तो एक इधर से कोण बना करके चला जाएगा, तो ये जो इधर से बना कर ले जा रहा है ये हो जाएगा परावर्तित कोण। ठीक है, यानी कि परावर्तन कोण। तो ये जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि 30 डिग्री पर झुक करके किरण आ रहा है तो वो 30 डिग्री पर ही मतलब ऊपर जा करके ऊपर होगा, यानी कि 30 डिग्री के ऊपर ही मतलब झुक करके जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश के नियम है। पहला कि तीनों एक ही समतल में होता है, और दूसरा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। फिर क्या है, परावर्तन के नियम हो गया। और अब है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें, यानी कि समतल दर्पण, जैसे हम लोग समतल दर्पण ऐसे ले सकते हैं, यानी कि प्लेन मिरर, ऐसा मिरर जो कि हम लोग ना ऊंच हो ना खाल हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्लेन होता है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है ना कि दर्पण के परावर्तन के कुछ नियम हैं, जैसे इसमें हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है, दर्पण के अंदर बनता है, उसको हम लोग प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो होता है क्या होता है कि पार्श्विक रूप से, ठीक है, उल्टा होता है, यानी कि ऐसे तो सीधा दिखेगा, मतलब चेहरा जो है मेरा सीधा दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग ये हाथ उठाएंगे तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा, इधर वाला हाथ उठेगा। ठीक है, तो वो जो होता है पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वस्तु का फिगर जैसे हम लोग बराबर होता है, वस्तु के बराबर, यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और पॉइंट है इसमें, ये जितने दूरी पर होगा, यानी अभी मैंने बताया 5 सेंटीमीटर अगर दूरी पर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब। अब है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि ये जैसे एक गोला हो गया, तो गोलीय दर्पण अगर हम लोग यहाँ से कुछ काट दें, जैसे यहाँ से इतना काट दिए और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, इसको काट दिए, तो ये क्या है, इसका परावर्तक सतह जो है ये एक गोलीय दर्पण का भाग है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, खोखले गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल यानी कि उत्तल यानी कि जिसका क्या होगा कि परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, यानी कि उसके इधर जो है उठा हुआ रहेगा। ठीक है, उठा हुआ होगा। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो है धंसी हुई होती है, यानी कि इधर जो है खाल होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, मोटरसाइकिल के जो ऐनक होता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग गाड़ियों को देखते हैं पश्च दृश्य देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण हम लोग नॉर्मली जैसे बाल कटवाते हैं नाई के यहाँ, तो वहाँ यूज होता है। ठीक है, अवतल दर्पण। अब इसके कुछ पद होते हैं, जैसे यहाँ ये जो है दर्पण का ध्रुव है P, ठीक है, और ये जो है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एक F। ठीक है, F होता है, जैसे एक F होता है जहाँ ये कटता है वहाँ F होता है, और उसके बाद होता है C। F को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकसांतर या फिर फोकस दूरी। और F और C के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि R। यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग इसके कितने भाग हैं, जैसे एक ध्रुव है और एक फोकस दूरी है और एक वक्रता त्रिज्या है, बस इतना ही है। और इस सब को कहते हैं, P और C से बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब क्या है, गोलीय दर्पण हो गया। और
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या। इसमें देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, ये जो है एफ जो है इसकी आर बराबर, देखिए एफ बराबर r/2 होता है, r/2 होता है और r बराबर 2f होता है। ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, यानी कि फोकस दूरी है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, जैसे ये हो गया पी एफ और ये हो गया आर, ठीक है। तो इसमें जो है ये फोकस दूरी यानी कि एफ, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी इधर है तो इससे क्या है, ये आधी है, यानी इधर मिटा देंगे तो हम लोग क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यानी कि आधा है, इसका आधा है। तो ये क्या है, फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की यानी आधी होती है, r/2। और वही वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी इसकी दुगना कर देंगे, यानी इतना जितना है उतना और बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि दुगनी होती है, r बराबर 2f। इसको सिद्ध करने का भी एक तरीका है, उसे मैं कभी और बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु की जैसे किरण की परावर्तन कैसे होती है, तो अवतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, दिख रहा है ना इधर का। मैंने यहाँ अवतल दर्पण के फिगर बना दिया और कैसे अवतल दर्पण में परावर्तन होकर के कैसे उसका प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये है ध्रुव, तो ध्रुव के अगर सोझे, ठीक है, जैसे ध्रुव पर कोई किरण आएगा तो उसका परावर्तन कैसे होगा और उससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब ध्रुव पर कोई अगर किरण आ रहा है, यानी कि यहाँ आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा है सोझे है, तो ये क्या होता है, इसका नियम है ना कि जैसे अगर अभिलंब पर दो जैसे इनके बाढ़ने वाले जगह पर केंद्र बिंदु पर पड़ता है तो ये इधर ही परावर्तन हो जाता है, सोझे आता है और सोझे चला जाता है। यानी कि क्या है कि अगर कोई किरण मतलब वस्तु अगर यहाँ रखा हुआ है तो ये अगर पी पर ध्रुव पर इसका किरण आरेख पड़ रहा है तो ये क्या होगा ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, ठीक है। मतलब अगर पी पर वस्तु रखा गया है जैसे यहाँ, तो ये इसका प्रतिबिंब क्या होगा, पी पर ही बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या होगा, ये आभासी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में कभी भी जो है केवल यही एक स्थिति है जिसमें कि आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ध्रुव और फोकसांतर, ठीक है, फोकस दूरी दोनों के अगर बीच में रहेगा तो उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और नहीं तो कभी भी क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, ठीक है। और वास्तविक क्या बनता है कि इसी में केवल बड़ा बनता है और कोई में बड़ा नहीं बनता है, ठीक है। यानी इसका जो है ध्रुव पर है तो इसका प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वस्तु के बराबर रहेगा और आभासी रहेगा। इसके अलावा अगर फोकस दूरी के जैसे इसके है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, तो ये क्या होगा, फोकस पर बनेगा। यानी कि अगर चंद्रमा अनंत पर है जैसे, तो चंद्रमा का अगर फिगर देखना हो हम लोगों को तो दर्पण के एकदम फोकस में दिखेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, यहाँ पर बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा जैसे हम लोगों को, तो इसका जो है प्रतिबिंब छोटा होगा, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब जो होता है छोटा होता है, देखिए, तो इसका मतलब बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। और तीसरी स्थिति क्या है कि फोकस पर, अगर फोकस पर रहेगा तो क्या होगा, अगर फोकस पर कोई वस्तु रहेगा तो उसका अनंत पे बनेगा, यानी सीधा उल्टा, ठीक है। तो अनंत पे बनेगा तो क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर किसी चीज को दिखाया है और इसका परावर्तन जो है अनंत में हो रहा है तो अनंत में इसका छवि बनेगा यानी तस्वीर बनेगा, और वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा बहुत, ठीक है, और आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा। तो उसके बाद क्या है कि जैसे उल्टा और मतलब किस वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर जब रहेगा तो यहाँ पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वो जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी कि अभी मैंने बताया कि नॉर्मल यानी कि अभिलंब पर इसके अगर सोझे आएगा तो उधर ही से मतलब परावर्तन हो जाएगा। तो यानी अगर जो है वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब भी किस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। और बस खत्म हो गया इतना। और अवतल दर्पण के उपयोग में मैंने बताया कि हजामती में, और हजामती के अलावा क्या होता है, सौर या भट्टी में होता है, और उसके अलावा क्या होता है, सोलर कुकर में, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है हम लोगों के किसी गाड़ी के पश्च दृश्य में देखने के लिए, और या फिर हम लोग देखते हैं रोड पर एक लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं, तो उस लाइट में परावर्तन के लिए उपयोग होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या है, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या है कि जैसे उसको हम लोग जैसे मैथ में बनाते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, उसी को हम लोग कहते हैं इसमें भी चिन्ह परिपाटी, जिसमें कि अगर
इसके अनुसार क्या है, जैसे ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया और ये x डैश। तो इसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि वस्तु इधर अगर रखा है, ठीक है, तो इधर क्या होगा, ये वस्तु दूरी ऋणात्मक होंगी, यानी कि इधर से अगर किरण इधर आ रहा है, ठीक है, दर्पण की ओर इधर, तो अगर इधर ही बढ़ जाए यानी कि वो धनात्मक होगी, और इसके वस्तु दूरी के जैसे वस्तु से आ रही किरण के विपरीत दिशा में यानी कि इधर ही देखें तो ये ऋणात्मक होंगी, ठीक है। और इधर देखें तो अगर जैसे नीचे से अगर कोई वस्तु की किरण आ रही हो ऊपर, तो ऊपर जाएगी तो क्या होगी, धनात्मक होंगी, और नीचे आएगी तो ऋणात्मक होंगी। समझ में आ गया, वो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यही कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में भी कुछ स्थितियां होती हैं जिनसे कि प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें कभी भी आभासी ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर ध्रुव पर रहेगा तो इसका भी ध्रुव पर ही बनेगा, यानी यहाँ अगर पी पर रहेगा इसका, तो हाँ, इसका अगर पी पर रहेगा कोई वस्तु, तो इसका भी पी पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर पी पर रहेगा तो भी मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी पर ही बनेगा। और अगर ध्रुव और अनंत के बीच यानी कि पी, ठीक है, पी और अनंत के बीच रहे यानी इधर इधर रहे कोई प्रतिबिंब, तो वो कहाँ बनेगा, वो भी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यानी कि फोकस दूरी और ये ध्रुव, देखिए ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा कोई वस्तु, तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा दर्पण कि अगर P और F के बीच अगर कोई वस्तु रहेगा तो इसका कहाँ बनेगा, F और C के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अगर F और C के बीच यानी कोई वस्तु रहे तो इसका प्रतिबिंब P और F के बीच बनेगा, ठीक है। और वही कोई वस्तु अगर अनंत में है तो उसका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उत्तल दर्पण का धनात्मक कैसे याद कर सकते हैं कि ये जो है ये उठा हुआ है, ठीक है, उठा हुआ है यानी कि प्लस में जा रहा है, ठीक है, मतलब 9 महीना का प्रेग्नेंट होता है ना, तो वो मतलब प्लस में जाता है, और ये माइनस में जैसे है तो ये ऋणात्मक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या है कि दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो दर्पण सूत्र जो है V, ठीक है, और U और F में संबंध होता है, यानी कि U मतलब वस्तु दूरी, V मतलब प्रतिबिंब दूरी, और F मतलब फोकस दूरी, ठीक है, तीनों में संबंध स्थापित करने को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है कि 1/V, ठीक है, प्लस 1/U प्लस 1/, प्लस कर रहे हैं, बराबर 1/F, ठीक है, मतलब कि इसका वो प्रतिबिंब दूरी का जो वो है 1/V, ठीक है, और प्लस में 1/U अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1/F बनेगा। यही है हम लोगों के दर्पण सूत्र, ठीक है, इसको याद रखना है। ये प्रूव्ड होता है 5-5 नंबर में आता है, तो इसको मैं प्रूव्ड कभी और करवाऊंगा, ठीक है। दर्पण सूत्र समझ में आ गया। अब क्या है आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन m से सूचित किया जाता है, और m बराबर होता है माइनस में V/U। तो आवर्धन यानी कि वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं आवर्धन, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और वस्तु के मतलब जैसे प्रतिबिंब है, जैसे ये अनंत पर है तो इसका फोकस पर बन रहा है, तो माइनस में F हो जाएगा, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा U, यानी कि वस्तु दूरी अनंत यहाँ इनफाइनाइट होता है, यानी यहाँ जितना दूरी दिया रहेगा उतना, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। तो ये इन दोनों का अनुपात जो होता है क्या होता है, आवर्धन होता है, यानी कि मैग्नीफाइड, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों के जो दर्पण की आवर्धन होती है माइनस में होती है, जबकि दर्पण के सूत्र जो होता है वो प्लस में होता है, और लेंस का आवर्धन प्लस में होता है, और उसका लेंस का सूत्र जो होता है माइनस में होता है। तो धन्यवाद, चैप्टर 1 खलास हुआ यानी कि खत्म हुआ। अगर चैनल वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पर रेगुलर आते रहेंगे वीडियो, और जल्द से जल्द यानी कि 3-4 महीना के अंदर में मैं पूरी की पूरी 10th को खत्म कर देने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।